नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव के आगरा दौरे की। गुजरात उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े ऐलान की। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के विवादित बयान को, महाराष्ट्र में भाषा पर छिड़े सियासी संग्राम को, और बुलेटिन के आखिर में एक नजर भारतीय छात्रों पर अमेरिका की वकीलों के बड़े दावों पर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू की विरासत को किया याद। कहा, नेहरू ने मुझे राजनीति नहीं बल्कि डर का सामना करना और सच के साथ खड़े रहना सिखाया। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। राहुल गांधी के बाद आज से 2 दिनों के बिहार दौरे पर रहेंगे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तेजस्वी यादव से भी हो सकती है मुलाकात। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सरकारी खजाने को लूट रहे सत्ता में बैठे लोग। भ्रष्टाचार मुद्दे पर एनडीए को घेरा। लगातार 9वीं बार नवीन पटनायक ने संभाली बीजू जनता दल की कमान। निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर किया स्वागत। जम्मू कश्मीर में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। दहशत में आए लोग निकले घरों से बाहर। रिक्टर स्केल पर 5.9 आंकी गई तीव्रता। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। राणा सांगा पर दिए बयान के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जहां सपा समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ कर आ गई। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। सपा मुखिया ने कहा कि वो ताकत दिखाने नहीं बल्कि मिलने आए हैं। तो कैसे बीजेपी के खिलाफ अखिलेश ने चल दिया है बड़ा दांव, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन ने बीते दिनों राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला। करणी सेना ने आगरा पहुंचकर प्रदर्शन किया। पिछले दिनों सांसद के घर पर कुछ लोगों ने हमला करने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद सांसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई और इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। अब सांसद सुमन के बयान के बाद खूब गहमागहमी देखने को मिली और पूरे बवाल के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सांसद से मिलने आगरा पहुंच गए हैं, जिसने सियासी पारा बढ़ा दिया, जहां उन्होंने योगी सरकार पर खूब जमकर हमला बोला। अखिलेश ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि ये पीडीओ को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और उसके तहत हमें मिले अधिकारों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। तलवार लहराने वालों पर, गाली गलौज करने वालों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें, इस दौरान अखिलेश यादव के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके साथ ही सैकड़ों जवान संसद के घर के बाहर तैनात किए गए। माहौल खराब न हो, इसके लिए भी पूरी तैयारी की गई। इस बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं गंवाया। सपा सांसद पर किए हमले को पीडीए के खिलाफ बीजेपी की साजिश से जोड़ते हुए सपा मुखिया ने कहा कि बीजेपी की सोची समझी साजिश थी। चुनाव में धांधली के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हाल में हुए उपचुनाव भी ये लोग डराकर जीते हैं। प्रयागराज में एक दलित को मारकर जला दिया गया। ये एक तरह से दलितों और अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने करणी सेना को योगी की सेना तक बता दिया। उन्होंने कहा इसके लिए सरकार से फंडिंग हो रही। इस तरह बड़ा दांव चलते हुए अखिलेश यादव ने पीडीए पर अपनी पकड़ को मजबूती से सामने रख दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अनबन के चलते दोनों दलों को नुकसान हुआ है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के पास सरकार बनाने का मौका था, लेकिन गठबंधन टूटने के चलते हार हो गई। वहीं दिल्ली में भी गठबंधन नहीं होने से आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हुआ। इस बीच अब गुजरात उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के एक ऐलान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात की सत्ता से 3 दशक से दूर कांग्रेस ने राज्य में नई रणनीति तैयार की है, जिसकी एक झलक गुजरात में होने वाले उपचुनाव को लेकर देखने को मिली। दरअसल गुजरात उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि पार्टी 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने शुक्रवार को घोषणा की कि पार्टी अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस स्वतंत्र रूप से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। गोहिल ने साफ किया कि राज्य में पिछले चुनावी रुझानों का विश्लेषण करने के बाद सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा, गुजरात ने कभी तीसरे मोर्चे के लिए वोट नहीं दिया। यहाँ ना तो कांग्रेस से या भाजपा है। कांग्रेस आगे पिछले चुनाव के दौरान आपने अपनी पूरी कोशिश की। आपके सभी बड़े नेताओं ने पार्टी के लिए प्रचार किया, लेकिन वो सभी केवल 10 से 15% वोट प्राप्त करने में सक्षम थे और चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें, दिल्ली और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस वक्त हरियाणा में और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कई मतभेद भी सामने निकल कर आए। ऐसे में अब कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो विधानसभा उपचुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। इसी के साथ कांग्रेस ने आपसे अपने उम्मीदवार को वापस लेने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, लिहाजा आप अपने उम्मीदवार को वापस ले लें। बता दें, आप विधायक भूपेंद्र भयानी के इस्तीफे देने और भाजपा में शामिल होने के बाद जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट दिसंबर 2023 से खाली है, जिस पर उपचुनाव होना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक उपचुनाव की तारीखों की ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है।
जो एक तरफ तो कांग्रेस की तैयारी को दिखा रहा है, साथ ही दूसरी तरफ आप और कांग्रेस के बीच गहराते विवादों को साफ कर रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ी बात कह दी। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन की जरूरत क्या है, उसको बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ सवाल उठ रहे हैं कि न्यायपालिका पर बीजेपी के हमले तेज क्यों हो रहे? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश में अलग ही माहौल बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस मामले पर 2 दिन सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है और केंद्र को 1 हफ्ते के भीतर इस पर जवाब देने को भी कहा है, जिस पर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। इस बीच झारखंड की गोड्डा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और आदेश को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर एक पोस्ट में बीजेपी सांसद ने ये बात लिखी, जिसकी खूब आलोचना की जा रही है, क्योंकि बीजेपी सांसद का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब राष्ट्रपति की न्यायपालिका पर विवादित टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस पर लंबी चौड़ी बहस छिड़ी हुई। ऐसे में बीजेपी सांसद की सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई ये टिप्पणी काफी कुछ बयां कर रही है। साथ ही इसने साफ कर दिया कि संविधान और न्यायपालिका को लेकर बीजेपी की विचारधारा कितनी तानाशाही भरी है। विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी पर विपक्ष एक के बाद एक तीखे हमले बोल रहा है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे से पहले सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है, इसलिए विधायिका को और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग होकर सम्मान करना चाहिए। ऐसे में बीजेपी के इन बयानों पर विवाद और गहरा जा रहा है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है। मराठी बनाम हिंदी विवाद के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है, जिस पर बवाल मच गया है। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी भाषा विवाद पर एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो कैसे भाषा विवाद पर चौतरफा घिरी फडणवीस सरकार, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के स्कूलों में अब तक 2 भाषाएं मराठी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फडणवीस सरकार ने छात्रों को 3 भाषा फॉर्मूले के अनुसार हिंदी की शिक्षा देने का भी निर्देश दे दिया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। यानी महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा पर चले सियासी संग्राम के बीच अब राज्य में हिंदी भाषा अनिवार्य कर दी गई है, जिस पर राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्ष लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है और इसे मराठी अस्मिता से जोड़कर महायुति सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी भी शुरू कर दी है। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने तो फडणवीस सरकार को खुली चेतावनी भी दे दी है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। मुंबई के दादर इलाके में मनसे ने पोस्टर लगाकर राज्य सरकार को चेतावनी दी है। मनसे ने अपने पोस्टर में लिखा, हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें कि इससे पहले भी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपने निवास पर नेताओं की अहम बैठक बुलाई थी। मनसे का आरोप है कि केंद्र की नीति के जरिए राज्य पर हिंदी थोपी जा रही है। इस पर पार्टी ने साफ कहा कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही राज ठाकरे खुद इस मुद्दे पर रणनीति बनाने में जुट गए। राज्य में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि मराठी राजभाषा है और यहाँ हिंदी भाषा सिखाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने महायुति सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि फडणवीस सरकार भाषा की राजनीति करना चाहती है। इसके साथ ही मनसे नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ही पूरा विपक्ष महायुति सरकार पर हिंदी भाषा थोपने को लेकर हमलावर हो गया है, जिस पर एनडीए सरकार बुरी तरह गिर गई है। बताते चले, सरकार ने पहली से 5वीं क्लास तक के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। नया पाठ्यक्रम इसी साल यानी 2025-26 से लागू होगा, जिसे महाराष्ट्र जैसे राज्य में मराठी प्रमुख भाषा है, वहाँ हिंदी को अनिवार्य करना एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। अब देखना होगा कि फडणवीस सरकार को अपने लिए हुए फैसले पर क्या कुछ और देखना पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार आने के बाद से ही अमेरिका में रहने वाले दुनिया भर के लोगों के लिए वीजा का संकट गरमाया हुआ है। कई छात्रों के वीजा अब तक रद्द भी किए जा चुके हैं। इस बीच अमेरिकी इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन की एक नई रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें भारतीय छात्रों को लेकर एक और संकट खड़ा कर दिया है। तो रिपोर्ट में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में रहने वाले छात्रों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि हाल के हफ्तों में अमेरिका ने 1000 से ज्यादा विदेशी छात्रों की वीजा पर रोक लगाने के बाद अब उनसे देश में रहने की अनुमति भी वापस ले ली है। ऐसे में छात्र संकट में फंस गए हैं और इस बीच अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट ने सबको हैरान परेशान कर दिया है। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन अमेरिकी छात्रों के वीजा रद्द किए गए उनमें 50% भारतीय छात्र हैं। बता दें, ये जांच डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के समय हुई।
327 वीजा रद्दीकरण मामलों पर की गई। इसमें पाया गया है कि भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। ऐसे में इस रिपोर्ट ने विदेशों में अपने डंका बजने के दावे करने वाली मोदी सरकार की पोल खोल कर रख दी है, जिसके बाद विपक्ष इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। भारत सरकार का इस पर कहना है कि वो छात्रों के संपर्क में है। वही विपक्षी सांसद जयराम रमेश ने विदेश मंत्री से तीखे सवाल पूछे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर अमेरिकी आव्राजन वकीलों के संगठन का बयान साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत में हमारे लिए चिंता का कारण है। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन द्वारा अब तक एकत्र किए गए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के 327 वीजा निरस्तीकरण मामलों में से 50% भारतीय हैं। निरस्तीकरण का कारण अस्पष्ट है, इसके लिए डर की आशंका बढ़ रही है। जयराम रमेश ने कहा कि क्या विदेश मंत्री इस पर ध्यान देंगे और अपने अमेरिकी समकक्ष के समक्ष जाकर इस पर चिंता उठाएंगे। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिस पर मोदी सरकार निशाने पर आ गई है। पहले से ही अमेरिका की एक के बाद एक कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में छात्रों के इस नए संकट पर विवाद गहरा हो गया है। बताते चले, ट्रंप प्रशासन का कहना था कि वीजा रद्द करने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है और इसका सबसे बड़ा कारण राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में शामिल होना हो सकता है। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि जिन 327 मामलों की जांच की गई, उनमें से सिर्फ 2 ही छात्रों का ऐसा राजनीतिक विरोध का इतिहास रहा है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर मामला और तेजी पकड़ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।